हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो आपका 16 तारीख को पेपर होने वाला है बीएड सेकंड ईयर का पेपर फर्स्ट। जी हाँ दोस्तों, तो उसके हम चैप्टर नंबर 4 से चैप्टर नंबर 9 तक दोस्तों आज हम आपकी ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर करा देंगे कि कौन सी चीज़ कब आई और ये क्यों आई, विद डेट के और विद इसके नाम से सारा कुछ रिलेट करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप आकर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है मैकाले। मैकाले आखिर में मैकाले की जो नीति है वो 1835 दे रखी है हमें इसके चैप्टर के नेम से। लेकिन दोस्तों जानते ये था क्या? तो दोस्तों जब भारत में जिस समय प्राच्य पाश्चात्य विवाद, प्राच्य पाश्चात्य का मतलब है दोस्तों जिस समय हिंदी और अंग्रेजी का जो शिक्षा विवाद था ये जब अपनी चरम सीमा पर था, इसका जो अब बात करते हैं कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद का आखिर में समय क्या है, तो दोस्तों प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जो समय है वो 1833 से लेकर 1853 है। दोस्तों आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये 1833 से लेकर 1853 है। ये क्या है आपका प्राच्य पाश्चात्य विवाद का टाइम। ठीक है दोस्तों, तो जिस समय प्राच्य पाश्चात्य विवाद अपनी चरम सीमा पर था तभी 10 जून 1834 को लॉर्ड मैकाले भारत के गवर्नर जनरल, अब गवर्नर जनरल की बात करें तो गवर्नर जनरल उस समय थे विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक की काउंसिलिंग का कानूनी सदस्य बनकर आया था। ये कौन? मैकाले आया था कानूनी या फिर विधि सदस्य। आपके एग्जाम में कानूनी भी पूछ सकते हैं और विधि भी पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों कि जो लॉर्ड मैकाले था वो अंग्रेजी का प्रकांड विद्वान था। कैसा कौन था? अंग्रेजी का प्रकांड विद्वान था, अंग्रेजी का जानकार था। कौन? मैकाले। और ये एक सफल लेखक था और धारा प्रवाह भाषणकर्ता भी था। धारा प्रवाह भाषणकर्ता का मतलब है कि ये एक साथ मतलब एक टाइम में लंबे समय तक ये भाषण दे सकता था। ठीक है दोस्तों, गवर्नर जनरल ने उसे बंगाल की लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष भी बनाया था। किसने? गवर्नर जनरल ने। गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था, जिसने बंगाल की लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष भी बनाया था। किसे? मैकाले को। आते हैं दोस्तों हम अपने अगले पॉइंट पे। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों 2 फरवरी 1835, कहीं कहीं 2 जनवरी दे रखा है दोस्तों, लेकिन 2 फरवरी ही आपका सही है। 2 फरवरी 1835 को अपने प्रसिद्ध विवरण पत्र काउंसिल के सामने प्रस्तुत किया। किसने? मैकाले ने अपना जो विवरण पत्र उसने जो तैयार किया था वो उसने 2 फरवरी 1835 को प्रस्तुत किया। कहाँ प्रस्तुत किया? इसमें अंग्रेजी की प्रशंसा और संस्कृत तथा अरबी भाषा पर बड़ा तीखा व्यंग्यात्मक तथा प्रयास इन्होंने प्रहार किया। किसने? मैकाले ने। मैकाले ने कहा कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और इसी को इन्होंने बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, और बाकी की जो थी जैसे कि संस्कृत, अरबी तथा फारसी, इन सब पर इन्होंने तीखा व्यवहार किया। ठीक है दोस्तों, किसमें? अपने विवरण पत्र में। अगला हमारा टॉपिक दोस्तों 7 मार्च 1835 को गवर्नर जनरल ने ये रिपोर्ट पढ़ी। ये रिपोर्ट कब पढ़ी? वो पढ़ी 7 मार्च 1835 को। किसने? गवर्नर जनरल ने। आते हैं अगले पॉइंट पे दोस्तों। हमारा अगला पॉइंट है कि आखिर में इसका जो मैकाले था इन्होंने जो सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत को क्या नाम दिया? इस सिद्धांत को दोस्तों निस्यंदन सिद्धांत, छनाई का सिद्धांत या फिर विप्रेशन का सिद्धांत कहते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या? निस्यंदन, छनाई या फिर विप्रेशन। आगे बात करते हैं दोस्तों, उच्च वर्ग को शिक्षित करो, निम्न तक अपने आप पहुंच जाएगी क्या? शिक्षा। ये जो छनाई या फिर निस्यंदन सिद्धांत था इसका मतलब ये था कि आप उच्च वर्ग को शिक्षित कर दो और निचले वर्ग तक ऑटोमेटिक शिक्षा पहुंच जाएगी। किसके माध्यम से? छन के मीन्स एक व्यक्ति दूसरे को बताएगा, जो उच्च वर्ग का होगा वो निम्न वर्ग को बताएगा। हमारा दोस्तों अगला पॉइंट है 1839 में जो गवर्नर जनरल थे वो हमारे चेंज हो गए थे। कौन आ गए थे? ऑकलैंड आ गई थी। कौन आ गए दोस्तों? ऑकलैंड आ गए। कब? 1839 में। 1853 से 1833 से 1853 के समय को ही हम अंग्रेजी शिक्षा का समय कहते हैं। अंग्रेजी शिक्षा दोस्तों क्या थी? ये 2 दशकों तक रही। कब? 1833 से 1853 तक ये भी अंग्रेजी शिक्षा का समय कहते हैं हम इसको। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा पॉइंट है 1813 के चार्टर एक्ट की धारा 43 में साहित्य जो दर्शन था उस पर जोर दिया गया कि हमारा सब कुछ साहित्य पे डिपेंड रहेगा। ये कहाँ दिया गया? धारा 43 में। किसकी? 1813 के चार्टर एक्ट की। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आता है हमारा वुड का घोषणा पत्र। इसी के जस्ट बाद आ गया हमारा वुड का घोषणा पत्र। वुड का घोषणा पत्र कब आया दोस्तों? 1854 में। इसमें क्या था? इसके अध्यक्ष थे सर चार्ल्स वुड, और घोषणा पत्र जिसे हम कहते हैं शिक्षा का मैग्ना कार्ट या फिर जिसका मतलब होता है शिलालेख। ठीक है दोस्तों, घोषणा पत्र को क्या कहते हैं? शिक्षा का मैग्ना कार्ट या फिर इसे शिलालेख भी कहते हैं। इसका हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, प्रत्येक 20 वर्ष में परिवर्तन किया जाता है। किसमें? जो
विदेश की जो शिक्षा नीति थी उसमें हर 20 वर्ष में परिवर्तन किया जाता था। 20 वर्ष में एक बार शिक्षा नीति का जो रिपोर्ट थी वो आती थी। कब? 20 वर्ष में। ठीक है दोस्तों, 1813 से 1833 में आई, 1833 से 1853 में आई। ठीक है। चार्ल्स वुड जो थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान भी थे। कौन थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान भी थे। कौन? चार्ल्स वुड। ठीक है। हमारा दोस्तों अगला पॉइंट है, इन्होंने क्या सुझाव दिया? इन्होंने सुझाव दिया कि यह एक स्थायी शिक्षा नीति थी। ठीक है दोस्तों, और देसी प्राथमिक पाठशालाएं खोली जाएं, इन्होंने ये भी कहा। और इन्होंने कहा कि लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना कराई जाए। कौन कौन से थे? वो कलकत्ता थे, बंबई थे, मद्रास थे, और तीनों की स्थापना दोस्तों 1857 में हुई। कब हुई दोस्तों? 1857 में। हमारा दोस्तों अगला है कि आखिर में और क्या सुझाव थे? दोस्तों और सुझाव थे कि उच्च शिक्षा का जो माध्यम है वो अंग्रेजी हो। कौन सा माध्यम दो दोस्तों? अंग्रेजी हो। और अंग्रेजी प्राप्त लोगों को सरकारी नौकरी दी जाए। क्या किया जाए? जिन लोगों को अंग्रेजी शिक्षा मिल चुकी है उन्हें सरकारी नौकरी दे दी जाए। और स्त्री शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाए। इन्होंने ये सारे सुझाव दिए। किसने दिए? ये वुड के घोषणा पत्र में सुझाव थे। अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाए, तथा एक और बताया कि इन लोगों ने बताया कि क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना की जाए। क्रमबद्ध विद्यालय क्या होते हैं दोस्तों? कि प्राथमिक हों, फिर उसके बाद मिडिल हों, फिर हाई स्कूल हों, फिर कॉलेज में तब्दील हो जाए। तो ऐसे क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना की जाए। ओके दोस्तों, इसी के साथ में हमारे कुछ ये 2 मोस्ट पॉइंट हैं कुछ, कि 1858 में जो वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग थे, जिनका एक पद था भारत के मंत्री। क्या था? भारत के मंत्री का एक पद था। तो उस पद का जो सबसे पहले जो हकदार बना वो बना था लॉर्ड स्टैनली। लॉर्ड स्टैनली बना। ये कब? 1859 में। ठीक है। इन्होंने एक आज्ञा पत्र जारी किया। किसने? लॉर्ड स्टैनली ने। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला देखिए पॉइंट है, अगला है हमारा भारतीय शिक्षा आयोग। इसमें क्या था? इसी को हम दोस्तों हंटर आयोग के नाम से भी जानते हैं। ये कब आया? 1882। इसका टाइम ड्यूरेशन दे रखा है। दोस्तों जानते हैं कि अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे हमारे सर विलियम हंटर। एक पॉइंट है दोस्तों, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ दिया जाएगा कि एग्जाम में कि ये बताइए कि सबसे पहला आयोग कौन सा था भारत में? शिक्षा का प्रथम आयोग कौन सा था? तो दोस्तों भारत में प्रथम जो आयोग था वो भी हंटर आयोग ही था। ये भारत का सबसे प्रथम आयोग था। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, शिक्षा व्यवस्था की जांच के लिए 3 जनवरी 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग की नियुक्ति की गई। किसकी जांच के लिए? शिक्षा व्यवस्था की जांच के लिए। उसी समय तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने इस आयोग की नियुक्ति की थी। ठीक है दोस्तों, भारतीय शिक्षा आयोग की किसने नियुक्ति की? तो दोस्तों वो की थी तत्कालीन, जो उसी समय के तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड रिपन, उन्होंने। इसमें 22 सदस्य थे, जिसमें 7 भारतीय सदस्य थे। दोस्तों कहीं कहीं आपको 20 सदस्य भी देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों इसका जो सही है वो 22 सदस्य है। क्यों है 22 सदस्य? आपसे पूछ लिया जाएगा। 20 इसमें सदस्य थे, 1 इसमें अध्यक्ष थे और 1 इसमें सचिव थे। तो दोस्तों ऐसे कुल मिलाकर ये 22 सदस्य थे। कितने थे? 22 सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, जिसमें 7 सदस्य भारतीय थे। ओके दोस्तों, हमारा अगला है कि आखिर में इसके उद्देश्य क्या थे? तो दोस्तों उद्देश्य जान लेते। सार्वजनिक शिक्षा का व्यापक प्रसार करना है, व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहित करना है और अधिक संख्या में देसी विद्यालयों को मान्यता दे दी जाए। आम जनता की शिक्षा स्तर को उच्च वर्ग में लाया जाए। किसमें? जो आम जनता है उसकी जो शिक्षा का स्तर है उसे उच्च वर्ग में लाया जाए। दोस्तों इसमें एक प्रतिवेदन दिया गया। इस प्रतिवेदन में क्या था कि प्रतिवेदन में प्रश्नों की जो संख्या है वो या तो आपको 770 दे रखी होगी या 600 दे रखी होगी, क्योंकि दोस्तों किसी बुक में 600 दे रखी है और किसी बुक में 770 दे रखी है। ठीक है दोस्तों, अगर आपका 770 आता है तो आप 770 लगाइए, वरना आप 600 लगाइए। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, 1881 से 1882 में प्राथमिक शिक्षा का जो बजट था वो 16.77 लाख था। कितना था दोस्तों? 16,77,000 रुपए था। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, लाहौर में 1882 के अंतर्गत पंजाब विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। किसमें? लाहौर में। किसका? 1882 के अंतर्गत पंजाब विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। हमारा अगला है दोस्तों, 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। किसकी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कब हुई? 1887 में। और 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, पूछ लिया जाएगा कि इंडियन
कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसकी स्थापना कब हुई, तो 1885 में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में, और पंजाब विश्वविद्यालय जो लाहौर में है उसमें 1882 में। दोस्तों जान लेते हैं आखिर में इसमें सुझाव क्या दिए गए। तो दोस्तों इसमें सुझाव दिए गए, प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया, शिक्षा उपयोगी विषय बनाया जाए, 10th को 2 पाठ्यक्रम या फिर दो 10th के पाठ्यक्रम के 2 स्तर किए जाएं। कौन कौन से दोस्तों, या तो व्यवसायिक किया जाए जिसे हम व्यवहारिक भी कह सकते हैं, और एक साहित्य की जाए। ठीक है, अगला सुझाव था इनका कि स्त्री शिक्षा पर भी जोर दिया जाए। किस पर, स्त्री शिक्षा पर भी जोर दिया जाए। इसी के बाद दोस्तों आता है हमारा लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति दोस्तों कब आई, 1899 से 1905 में। इसमें क्या था दोस्तों, 1899 में लॉर्ड कर्जन वायसराय बनकर आया था। कब, 1899 में कौन, लॉर्ड कर्जन वायसराय बनकर आया था। कहां, भारत में। मिस्टर रेले की अध्यक्षता में एक कमीशन की स्थापना सन 1902 में की गई। किसके, मिस्टर रेले की अध्यक्षता में एक कमीशन की स्थापना की गई। कब, 1902 में। इसी को हम भारतीय शिक्षा आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया, तथा इस आयोग को रेले कमीशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, रेले कमीशन भी कहा जाता है। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, लॉर्ड कर्जन ने सितंबर 1901 में शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया था। किसका, शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोग किया था किसने, लॉर्ड कर्जन ने 1901 में। यह जो सम्मेलन था ये 15 दिनों तक चला, तथा इसमें 150 प्रस्ताव पारित किए गए, और तथा इसे दोस्तों इसे गुप्त सम्मेलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, गुप्त सम्मेलन भी हम इसे कहते हैं, क्योंकि ये जो सम्मेलन था इसमें भारतीय लोगों को जानकारी ही नहीं थी, और इस सम्मेलन में 2 भारतीय लोग शामिल किए गए थे बाद में। कौन कौन से दोस्तों, इसमें जो 2 भारतीय थे वो थे हमारे सैयद हसन बिलग्रामी और डॉक्टर गुरदास मुखर्जी थे। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है 27 जनवरी 1902 में लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की। किसने की, लॉर्ड कर्जन ने। कब, 27 जनवरी 1902 को। अगला है दोस्तों हमारा विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, जिसे लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति के मध्य रखा गया, मतलब इनके बीच में रखा गया था। क्या, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को। सबसे पहले शिक्षा महानिदेशक जो थे वो कौन थे दोस्तों, वो थे हमारे SWB ऑरेंज। कौन थे दोस्तों, SWB ऑरेंज कौन थे, ये सबसे पहले शिक्षा महानिदेशक थे। हमारा अगला है दोस्तों, कर्जन ने पुरातत्व विभाग की स्थापना की। किसकी, पुरातत्व विभाग की स्थापना की, तथा पुरातत्व स्मारक संस्थाएं अधिनियम 1904 में पारित किया। क्या, पुरातत्व स्मारक संस्थाएं अधिनियम 1904 में इन्होंने पारित किया। ठीक है दोस्तों, उच्च शिक्षा को ऊपर भी उठाया। ये जो आया लॉर्ड कर्जन की जो शिक्षा नीति थी, इसने उच्च शिक्षा को ऊपर भी उठाया। ठीक है दोस्तों, हमारा इसी के साथ में अगला टॉपिक है दोस्तों सैडलर कमीशन। आपको इससे ज्यादा प्रश्न मींस हमने जो पढ़ाया है इससे बाहर ही कोई प्रश्न जाए अगर इन टॉपिक से आता है तो। हमारा दोस्तों अगला है सैडलर कमीशन 1917 से 1919 के बीच में रखा गया। क्या नाम था दोस्तों, इसे हम कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जानते हैं। किसे, सैडलर कमीशन को। अब जान लेते हैं कि इसमें था क्या। 1917 में सैडलर आयोग का गठन हुआ, और इस आयोग ने 1919 में अपनी रिपोर्ट दी। दोस्तों क्या, क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़िएगा। 1917 में सैडलर आयोग का गठन होता है, और 1919 में सैडलर आयोग अपनी रिपोर्ट देता है। ठीक है, अब जान लेते हैं इसको डिस्क्राइब बर्डन में जान लेते हैं दोस्तों। देखिए 14 सितंबर 1917 में डॉक्टर माइकल सैडलर की अध्यक्षता में स्थापना हुई। किसकी, सैडलर आयोग की। किस, कब, 14 सितंबर 1917 में। किसकी अध्यक्षता में दोस्तों, डॉक्टर माइकल सैडलर की। इस आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य थे। क्या दोस्तों, एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य, मतलब कुल मिला के 7 लोगों की टीम थी ये। 17 महीने बाद सन 1919 में आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। रिपोर्ट जो थी, जो प्रतिवेदन था वो 13 भागों में विभाजित था। क्या, किसमें भागों में दोस्तों, 13 भागों में विभाजित था। आप जान लेते हैं कि इसमें सुझाव क्या थे। तो दोस्तों इन्होंने कुछ सुझाव दिए माध्यमिक शिक्षा संबंधी, और कुछ सुझाव दिए थे विश्वविद्यालय शिक्षा संबंधी। ये दोनों दोस्तों मोस्ट है थोड़े से, तो इन्हीं को बता देते हैं। दोस्तों देखिए माध्यमिक शिक्षा संबंधी में क्या कहा गया कि जो अंग्रेजी गणित को छोड़कर अन्य विषय पढ़ाए जाएं, अंग्रेजी और गणित न पढ़ाया जाए और बाकी के सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं। और जोर दिया गया कि इंटर कॉलेज की जो व्यवस्था है वो इंटर प्लस हाई स्कूल की शिक्षा
की जाए, मतलब अलग व्यवस्था की जाए किसकी, इंटर कॉलेज की, और हाई स्कूल को इंटर के साथ जोड़ दिया जाए। ठीक है दोस्तों, अगला था हमारा इंटर कॉलेज को विश्वविद्यालय से अलग किया जाए। इंटर कॉलेज को विश्वविद्यालय से अलग करके और हाई स्कूल और इंटर को जोड़ दिया जाए। अगला पॉइंट था दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का निर्माण प्रत्येक प्रांत में हो। माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड है उसका जो निर्माण है वो कहाँ हो, प्रत्येक प्रांत में हो। इंटर कॉलेज में कला, वाणिज्य, विज्ञान और व्यापारिक शिक्षा भी दी जाए। इंटर कॉलेज में क्या दिया जाए दोस्तों, कला की शिक्षा, वाणिज्य की, विज्ञान की और व्यापारिक शिक्षा भी दी जाए। अगला है दोस्तों हमारा कलकत्ता विश्वविद्यालय संबंधी कुछ सुझाव थे दोस्तों। क्या सुझाव थे देखते हैं। स्त्री शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था की जाए। स्त्री शिक्षा की उचित व्यवस्था के लिए इन्होंने क्या किया, स्पेशल बोर्ड ऑफ वुमेन एजुकेशन का गठन किया। एक समिति बनाई जिसका दोस्तों नाम था, एक बोर्ड बनाया जिसका नाम था स्पेशल बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इसका गठन किया और इन्होंने क्या किया कि आवासीय शिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना ढाका में की। मतलब दोस्तों इनका कहना था कि जो ढाका के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं तो जो कलकत्ता विश्वविद्यालय था इसमें प्रॉब्लम होती थी, जब समस्या होती थी तो उन्होंने कहा कि ढाका में ही एक आवासीय शिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना करवा दी जाए। अगला इनका सुझाव था महाविद्यालयों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि भविष्य में उन्हें विश्वविद्यालय का रूप दिया जा सके। किसे, महाविद्यालय को। ठीक है दोस्तों अब हम आपको कुछ इसी में इंपॉर्टेंट पॉइंट करा देते हैं। ये पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या पॉइंट है दोस्तों, देखिए पॉइंट है हमारे, भारत में जो पहला पादरी था वो दोस्तों सेंट जेवियर था। कौन था, सेंट जेवियर। सन 1555 ईस्वी में सेंट एन कॉलेज बंबई में स्थापना हुई तथा सन 1580 में चोल गोवा में जेसूट कॉलेज की स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों, कौन, सन 1555 में सेंट एन कॉलेज बंबई में और 1580 में चील गोवा में जेसूट कॉलेज की स्थापना हुई। ठीक है, सन 1719 में डच लोगों ने क्रिश्चियन मिशन कमेटी की गठन किया। किसका, सन 1719 में डच लोगों ने, किसने, डच लोगों ने कौन सी कमेटी, क्रिश्चियन मिशन कमेटी। अगला है दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स जो थे इन्होंने 1781 में कलकत्ता मदरसा जो 7 वर्षीय शिक्षा थी इसको स्थापित करवाया। ठीक है दोस्तों, किसने, वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में। अगला हमारा जोनाथन डंकन जो थे इन्होंने 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना करवाई तथा लॉर्ड वेलेजली ने सन 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करवाई। ठीक है दोस्तों, श्री रामपुर में 1800 में एक प्रेस की स्थापना हुई। किसमें, श्री रामपुर में कब हुई, 1800 में। किसकी, एक प्रेस की। दोस्तों इससे पहले कोई प्रेस नहीं थी तो श्री रामपुर में 1800 में प्रेस की स्थापना करवाई। हमारा अगला है दोस्तों कि जो अनिश्चितता का युग है ये युग कौन सा है दोस्तों, ये युग है 1813 से 1833 के बीच। और दोस्तों इसमें जो राशि रखी जाती थी वो 1 लाख रुपए थी। कितनी थी, 1 लाख रुपए थी। किसमें, अनिश्चितता के युग में जो 1813 से 1833 के बीच में था। ये 1 लाख जो रुपए थे ये शिक्षा के लिए थे। किसके लिए दोस्तों, शिक्षा के लिए। इसी के बाद हमारा आता है प्राच्य पाश्चात्य युग जो 1813 से 1833 से लेकर 1853 तक रहा। दोस्तों इसमें हमारी जो राशि थी उसको बढ़ा दिया गया, 10 गुना कर दिया गया। उस समय ये 10 लाख रुपए कर दी गई। हमारा अगला तो दोस्तों अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत, ये लॉर्ड मैकाले से रिलेटेड है। किससे, अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया, लॉर्ड मैकाले ने दिया। दोस्तों हमारे अगले कुछ पॉइंट और हैं, देख लेते हैं। एडम रह गया था, इसमें एडम देख लेते हैं। एडम को 20 जनवरी 1835 को बंगाल की शिक्षा नीति का सर्वेक्षण करने के लिए विशिष्ट आयुक्त चुना गया। किसे, एडम को। एडम की जो रिपोर्ट थी वो दोस्तों कितनी थी, 3 रिपोर्टें थी। कब आई, 1835 में, 1836 में और फरवरी 1838 में। 1836 में दोस्तों जो रिपोर्ट आई उसमें 27 स्कूल तथा 562 छात्रों का जिक्र किया गया। और जो 1838 में आई इसमें 2567 स्कूल और जिसमें 6 छात्राओं के लिए स्कूल प्रावधान थे। एडम जो था वो दोस्तों स्कॉटलैंड में पैदा हुआ। कहाँ पैदा हुआ, स्कॉटलैंड में। 1815 में ये पादरी बना और 1818 में इसमें श्रीरामपुर में आया। और दोस्तों यही इनकी मुलाकात हो जाती है राजा राम मोहन राय से। जब राजा राम मोहन राय से मुलाकात हो जाती है तो ये राजा राम मोहन राय जी से बहुत प्रभावित होते हैं। तब से इन्होंने सन 1821 में चर्च से संबंधित इन्होंने सारे संबंध अपने खत्म कर दिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का वीडियो आपको हमें कैसा लगा, आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, बहुत जल्दी मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।